हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग फिर से एक और इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक को रिव्यू करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी को। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी आज मॉनेटरी पॉलिसी के सारे टर्म को समझने का कोशिश करेंगे, और उसमें जो भी चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का चीज़ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग कहते हैं मौद्रिक नीति, ठीक है। तो मौद्रिक नीति में इसमें सारा मनी से रिलेटेड बात होगा, और हम लोग जल्दी से जल्दी इसको कवर, जितना भी यहाँ पे टर्म दिख रहा है सारे को जल्दी से समझेंगे और हम लोग सेशन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान ले कि आरबीआई क्या करती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी को रिलीज़ करती है आरबीआई, ठीक है। और इसमें देखिए क्या होता है कि आरबीआई के पास एक अथॉरिटी होता है मनी इशू करने का। वो सारा मनी इशू कर सकती है एक्सेप्ट ₹1 के अलावा वो सारे करेंसी को जनरेट कर सकती है, छपवा सकती है, ठीक है। और ये इन्फ्लेशन को और मनी सप्लाई को कंट्रोल भी करती है आरबीआई, ठीक है। इनका काम क्या है कि मनी के सप्लाई को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और अब देखिए इसमें क्या है, इसको समझने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर मनी का सप्लाई ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास तो मनी ज़्यादा आ जाएगा। जब मनी ज़्यादा आएगा तो आप डिमांड भी ज़्यादा कीजिएगा। अब डिमांड ज़्यादा कीजिएगा तो ऑब्वियस है कि डिमांड ज़्यादा होता है तो प्राइस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग डिमांड वाले चैप्टर में पढ़े हैं कि मनी डिमांड का रिलेशन प्राइस से डायरेक्टली होता है, पॉजिटिव रिलेशन। तो जब प्राइस ज़्यादा हो गया तो इन्फ्लेशन आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि मनी अगर ज़्यादा होगा आपका तो इन्फ्लेशन भी आएगा, ठीक है। और अगर मनी कम होगा तो इन्फ्लेशन भी आपका कम होगा। इसका मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इन्फ्लेशन जब मनी ज़्यादा हो जाएगा, और ये जब मनी कम हो जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे डिफ्लेशन, ठीक है। डिफ्लेशन टर्म जो है वो याद रखिएगा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अब देखिए यहाँ पर इतना सा जब चीज़ सब कुछ समझ में आ गया तो अगर आरबीआई के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो इन्फ्लेशन आपका 4% के आसपास रहती है, जो +-2 के आसपास वेरी करती है। या तो 4 हो सकता है, या तो 6 तक जा सकता है, या तो 2 तक मिनिमम जा सकता है। इससे ज़्यादा ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। अगर ये अनबैलेंस हुआ तो इसका मतलब क्या है कि गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, प्राइस ज़्यादा ना हो, डिमांड ज़्यादा ना हो, एक फिक्स्ड में चले जो एवरेज है आपका 4 इसमें रहे। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी लाते हैं। हम लोग नहीं, सॉरी, आरबीआई लेके आती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी में 2 तरह के क्वांटिटेटिव होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, एक होते हैं क्वालिटेटिव। तो हम लोग इसमें जो टर्म है सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सारा चीज़ समझेंगे। और ये जो है जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है वो आरबीआई द्वारा बनाया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। और इसमें 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 जो है आपका वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू भेजे जाते हैं, और 3 ये आरबीआई के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट में 3 आते हैं और आरबीआई के द्वारा 3 बनाया जाता है। अब इसमें 3 जो है जो आरबीआई के थ्रू बनाया जाता है, तो उसमें देख लीजिए कौन कौन है। तो एक होगा आपका गवर्नर, जो आरबीआई के गवर्नर है अभी कौन है, शक्तिकांत दास। और फिर उसके बाद डिप्टी गवर्नर आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक और कौन आएगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक होता है इसमें, जो आरबीआई में होता है। तो इसमें आरबीआई के थ्रू 3 आएंगे और 3 इंडियन गवर्नर के थ्रू आएंगे। और ये 6 लोग मिलके क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। और ये हर एक 2 मंथ में एक बार लाया जाता है आरबीआई के द्वारा, हर एक 2 मंथ में एक बार आता है। इसका मतलब अगर एनुअली देखा जाए तो एनुअली ये कितने बार आएंगे, 6 बार आएंगे, ठीक है। 6 बार आने का मतलब क्या है कि हर एक 2 मंथ में आएंगे। और ये स्टार्ट जो होगा आपका अप्रैल से स्टार्ट होगा, गैप रहेगा अप्रैल के बाद अप्रैल भी चलेगा, मई भी चलेगा, फिर जून आएगा, फिर जुलाई चलेगा, अगस्त चलेगा, सितंबर, इस तरह करके टोटल 6 मॉनेटरी पॉलिसी आएंगे, और हर एक 2 मंथ पर एक आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सब कुछ समझने के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं जितना भी यहाँ पे क्वांटिटी है, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट, ये सब क्या है। तो उससे पहले, समझने से पहले आपको समझना होगा सारा बैंक का कॉन्सेप्ट। अगर बैंक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो ये सब सारा आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक बैंक है आपका, ये मान लीजिए बी बैंक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, आप एज ए कस्टमर इसको डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। थोड़ा देर के लिए समझिए। और यहाँ पे बैंक क्या करती है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये इसको क्या करती है, यहाँ पे आप क्या किए, कस्टमर थे, डिपॉजिट किए,
और यहाँ पे बैंक क्या की, जो इनके पास पैसा आया वो इनको एज ए लोन इसको ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए डिपॉजिट आपका 100 रुपीज़ आता है, तो इसमें से मान लीजिए कुछ परसेंटेज 100 में कुछ परसेंट रख के वो मान लीजिए कुछ लोन दे देते हैं। तो ये जो रखते हैं, एक इसमें देखिए यहाँ पे टर्म आपका क्या आ रहा है, CRR, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है कि ये एक तरह का अमाउंट होता है कैश के फॉर्म में, जो बैंक क्या करती है, RBI को सबमिट करती है। यहीं से समझना स्टार्ट कीजिएगा सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, बैंक क्या करती है, जैसे आप CRR का बात कर रहे हैं, तो बैंक क्या करती है कि कुछ जितना भी डिपॉजिट इनके पास आया, जो 100 यहाँ पे डिपॉजिट आया, तो उसमें से कुछ स्टोर करके मान लीजिए यहाँ पे 75 के आसपास ये एज ए लोन अमाउंट चला गया, तो बचा इसके पास 25। ठीक है, तो 25 में क्या होता है, मान लीजिए 79 यहाँ पे देते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 79 एज ए लोन गया। अब यहाँ पे जो बचा है इनके पास, उसमें से क्या करते हैं, जो बचा है अमाउंट उसमें से CRR को भी देते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, जो RBI क्या करती है, हर एक बैंक से लेती है, और ये इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम RBI को पैसा दिए हैं कैश रिजर्व रेशियो के तौर पे, तो उसमें हमको इंटरेस्ट भी मिलेगा। बैंक ये कोई होप नहीं रखती है RBI से, RBI को देती है। ठीक है, और ये 3% होता है जितना भी यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है ना, इसका मतलब क्या, 100 अगर डिपॉजिट हुआ है तो यहाँ पे 3 CRR में जाएगा RBI को। इसको हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, जो कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मिनिमम इसका नो लिमिट है और मैक्सिमम भी नो लिमिट है। मान लीजिए 3% आपका CRR बैंक जमा की, तो बचा इनके पास कितना, तो 79 इधर चला गया, 3 उधर चला गया, तो यहाँ पे कितना बच गया आपका, 82 है आपके पास। इसका मतलब 82 आप खर्च कर चुके हैं, तो आपके पास बचा है 18। तो अब एक और आता है SLR। ठीक है, और SLR में जो आपके पास बचा वो यहाँ पे आप 18% दे दिए। ठीक है, अब SLR देखिए क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी कैश के फॉर्म में बैंक क्या करता है, RBI को देता है, कैश में भी दे सकता है। यहाँ पे देखिए स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, इसका मतलब क्या है, ये कैश में भी दे सकते हैं 80%, गोल्ड में भी दे सकते हैं, या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे ये दे सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम इसका नो लिमिट है, बट मैक्सिमम जो है इसका ये 18 यहाँ पे हम लिखे हैं। मान लीजिए ये 18 नहीं, 40% का मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब आप 40% से ज़्यादा SLR में नहीं दीजिएगा। तो SLR क्या हो गया आपका, स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो, और CRR हो गया कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए 100% सारा यूटिलाइज हो गया। तो यहाँ पे अगर देख लीजिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अगर हम यहाँ पे CRR को ज़्यादा करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक क्या करेगी, CRR अगर 10 कर दी तो इसका मतलब लोन यहाँ पे कम हो जाएगा। तो बैंक क्या करेगी, लोन कम देना स्टार्ट करेगी। बैंक जब लोन कम देगी तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। जब मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो आपका डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो आपका महंगाई है वो आपका घट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर RBI कहे कि हमको और ज़्यादा अमाउंट चाहिए CRR, तो ज़्यादा देने से अगर महंगाई कम करना होगा तो CRR को बढ़ा दीजिए। और अगर SLR आपका बढ़ गया तो SLR बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, लोन में भी जाएगा, लोन कम मिलेगा तो मनी सप्लाई भी कम होगा। तो मनी सप्लाई अगर कम होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, डिमांड कम होगा और इन्फ्लेशन आपका कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी महंगाई कम हो गया। और ये जो महंगाई कम करना है RBI के थ्रू, तो ये 4 से कम नहीं करना है, एवरेज 4 लेके चलना है, 4%। ठीक है, तो एवरेज 4% लेके चलना है, 4 से कम नहीं करना है। तो CRR और SLR जो आपका क्वांटिटेटिव में ये इंस्ट्रूमेंट है RBI का, तो कैसे वर्क कर रहा है समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको टर्म दिख रहा होगा, बैंक रेट, तो ये सब क्लियर कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे बैंक रेट में क्या होता है, मान लीजिए क्या होता है, सब आपको बताते हैं। ये बैंक रेट क्या होता है, RBI के थ्रू डिसाइड किया जाता है। ठीक है, और ये जो बैंक है आपका कॉमर्शियल बैंक, वो सबको दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, ये बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी को लोन देना हो, ठीक है, RBI के द्वारा डिसाइड किया जाता है, और ये 90 दिन के लिए दिया जाता है। ठीक है,
तो इसमें जो बैंक रेट है वो आरबीआई क्या करती है, कुछ अमाउंट देती है ये सारे कॉमर्शियल बैंक को। अब बैंक रेट में अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए देना है तो लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट हम लोग लगाते हैं, मतलब 90 डे से अगर ज़्यादा हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको बैंक रेट में कंसीडर करेंगे, जो कि आरबीआई के द्वारा कंसीडर किया जाएगा कि क्या रेट लगेगा, ठीक है। और ये कॉमर्शियल बैंक को दिया जाएगा, मतलब जो भी यहाँ पे डायरेक्ट कंज्यूमर से रिलेटेड बैंक है, आरबीआई क्या करती है, बैंक रेट लगा के अमाउंट देती है 90 दिन से ज़्यादा के लिए। तो बैंक रेट में ये हो गया। और आपका अगर रेपो रेट पूछा जाए, ठीक है, तो रेपो रेट क्या होता है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, आरबीआई क्या करती है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर लोन देती है, ठीक है, 90 दिन के लिए, ये था 90 दिन से एबव के लिए, ग्रेटर देन 90 डेज। और रेपो रेट क्या होता है, ये 90 डेज के लिए ही होता है, ठीक है, तो ये 90 डेज के लिए होता है। और ये इसमें आरबीआई क्या करती है, बैंक को लोन देती है, ठीक है। तो जो बैंक को लोन देती है, तो जिस रेट पर लोन देती है तो उसको हम लोग कहते हैं रेपो रेट, जो कि अभी आपको बताएंगे अभी प्रेजेंट में कितना है, वो देख लीजिएगा। तो हम ये सारा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई अदर बैंक को लोन देती है 90 डेज के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं रेपो रेट। और एक होता है आपका एमएसएफ रेट, एमएसएफ रेट जो कि यहाँ पे है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी बैंक को आरबीआई एक दिन के लिए लोन दे, 1 डेज के लिए, ठीक है, ओवरनाइट 12 बजे रात से स्टार्ट होके अगले मिड डे नाइट तक जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं एमएसएफ रेट, ठीक है। तो जो कि आपका एमएसएफ रेट है वो अभी हम देख लेते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है। और रिवर्स रेपो रेट देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देती है, ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है रेपो रेट से, रेपो रेट आपका थोड़ा ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो आपका रिवर्स रेपो रेट समझ में आ गया, जो कि कॉमर्शियल बैंक देती है आरबीआई को, और रेपो रेट क्या हो गया आपका, आरबीआई देती है कॉमर्शियल बैंक को। और यहाँ पे एमएसएफ जो है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसका फुल फॉर्म होता है, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, एमएसएफ रेट। और हम यहाँ पे देख रहे हैं ओएमओ जो है आपका, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, इसका हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन का। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, इसका बस कॉन्सेप्ट समझना है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बता देते हैं। अगर रेपो रेट अगर आपका ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपसे आरबीआई क्या कर रही है, ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। अब ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है तो इसका मतलब आप जो अमाउंट ली है आरबीआई से उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो जब ये कॉमर्शियल बैंक लोन वगैरह देंगे तो उसमें भी इंटरेस्ट ज़्यादा लगाएंगे, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, ठीक है, लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा ज़्यादा, तो उससे क्या हो जाएगा, लोन लोग कम लेना स्टार्ट करेंगे। जब लोन कम लेना स्टार्ट करेंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। जब मनी सप्लाई कम होगा तो डिमांड कम होगा, और डिमांड कम होगा तो प्राइस भी कम होगा। प्राइस कम होता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन कम हो जाता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि रेपो रेट के ज़्यादा होने का क्या कारण है। अगर कम होगा तो फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, महंगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, इसलिए रेपो रेट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है ये समझ में आ गया होगा आपको। और रिवर्स रेपो रेट क्यों कम है ये भी समझ में आ गया होगा कि कम है। आप इसको देख लीजिए, अगर रिवर्स रेपो रेट क्या कर रही है, बैंक आरबीआई को ज़्यादा पैसा हो गया है अपने मार्केट में, तो मार्केट में ज़्यादा पैसा होने की वजह से क्या हो रहा है कि बैंक क्या कर रही है, आरबीआई को पैसा दे रही है, क्योंकि वो कह रहा है कि अब हमको अमाउंट तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कुछ कम इंटरेस्ट पर देती है अमाउंट, तो उससे भी क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। बट रेपो रेट ज़्यादा होने का मांजरा सब यही है जो आपको अभी क्लियर किए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ओपन मार्केट एक ऑपरेशन होता है, ओएमओ, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि आरबीआई द्वारा एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेडी किया जाता है, जो कि मार्केट में इसको दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ सिक्योरिटीज़ होता है जो गवर्नमेंट का होता है, और उसको आरबीआई रेगुलेट करके मार्केट में लाती है कि ताकि कोई व्यक्ति उसको खरीदे, परचेज करे और उसमें अमाउंट आए पैसा। अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो गया मनी से रिलेटेड तो यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटीज़ बेचती है, जो कि आरबीआई उसके गवर्नमेंट एजेंट की तरह काम करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये सारा टर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वालिटेटिव का बात करते हैं। तो क्वालिटेटिव में देखिए आपका क्या है, यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट है। मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि लोन वैल्यू और कलेक्टेड वैल्यू जो होता है आपका,
मान लीजिए हम जो मार्जिन रिक्वायरमेंट में समझ में आइए, समझने का कोशिश कीजिए कि कितना आप लोन दिए हैं और कितना आपके पास कलेक्शन आया है लोन का, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। और अगर मान लीजिए कलेक्शन ज़्यादा हो गया है, ठीक है, कलेक्शन ज़्यादा है और लोन वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट में क्या होगा कि डिफरेंस जो होता है दोनों का, लोन वैल्यू कितना लोन गया है और उसका कोलेक्ट्रल वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट, जिसमें हम लोग बात करते हैं कोलेट्रल वैल्यू, ठीक है। तो कोलेट्रल वैल्यू और लोन वैल्यू का डिफरेंस, इसमें हमेशा क्या होता है, कोलेट्रल वैल्यू ज़्यादा होता है और लोन वैल्यू कम होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट रैशनिंग है, ठीक है। क्रेडिट रैशनिंग में क्या होता है कि लोन अमाउंट बाउंडेड होता है बाय आरबीआई के द्वारा लोन अमाउंट को बाउंडेड कर दिया जाता है, और या अदर बैंक को कंट्रोल करने के लिए, अदर बैंक टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा लोन नहीं दे किसी बैंक किसी और को, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल, सारा चीज़ ये सब क्या करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। तो क्रेडिट रेशनिंग में क्या होता है कि लोन अमाउंट को एक बाउंड कर देता है कि आपको इतने से इतने अमाउंट तक का ही लोन देना है, अगर इससे ज़्यादा देते हैं तो आपको ऊपर कुछ ये बना दिया जाता है कंडीशन, ठीक है। तो क्रेडिट रेशनिंग जो होता है ये लोन से रिलेटेड होता है, और ये लोन अमाउंट का बाउंडेशन लगाया जाता है कि आपको इतना से इतना लिमिट तक ही लोन देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, और मैक्सिमम लिमिट ज़्यादा भी हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्रेडिट रेशनिंग। अब देखिए क्या क्या नेक्स्ट क्या है, मोरल सुएशन। मोरल सुएशन में देखिए क्या होता है, ये आरबीआई के द्वारा बैंक पर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसा कंडीशन आ जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से, जो आरबीआई क्या करती है, अगर वो बैंक देश के हित में कुछ काम नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग उस पर कंट्रोल करती है आरबीआई उस पर कंट्रोल करने का कोशिश करती है, क्योंकि उस पर मोरल सुएशन आ जाता है, नैतिक दबाव आ जाता है, और देश के हित के लिए वो बैंक के ऊपर मोरल सुएशन लगाती है। कौन, आरबीआई, ठीक है, ताकि सब कुछ बैलेंस बना रहे, इकोनॉमिकल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह कुछ ना आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, गाइडलाइन एंड डायरेक्ट एक्शन। गाइडलाइन एंड डायरेक्ट एक्शन पर सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट एक्शन का। तो डायरेक्ट एक्शन में देखिए क्या होता है कि पेनल्टी लगाया जाता है आरबीआई के द्वारा ऑन बैंक, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन, जब देश के हित में कोई काम बैंक नहीं कर रहा है, वैसा बैंक जो इंडिया के फेवर या देश के अपने फेवर में काम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करती है आरबीआई, डायरेक्ट एक्शन के तहत एक वो फाइन पेनल्टी लगाती है जिस बैंक का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, गाइडलाइन में ही आता है, या तो फिर डायरेक्ट एक्शन करते हैं, दोनों का काम वही, या तो गाइडलाइन आप दे दीजिए कि ऐसा ऐसा ना करो, नहीं तो फिर डायरेक्ट एक्शन कर सकते हैं। तो आपका ये सारा टर्म आपको समझ में आ गया होगा मॉनेटरी पॉलिसी का, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे आपको बता ही दिए कि हर एक 2 मंथ में मॉनेटरी पॉलिसी आता है। अब यहाँ पे आपको बता देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी जो लगाती है आरबीआई, ये आरबीआई एक्ट आपका कौन सा है, आरबीआई एक्ट 1934, इसके तहत मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, और हर एक 2 मंथ पे एक बार आता है, और ये एनुअली 6 बार आता है, और ये अप्रैल से स्टार्ट होता है और फिर से फरवरी पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में क्या है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। एक सेकेंड, अभी प्रेजेंट में देखिए क्या है कि आरबीआई का जो साइट है इस पे दिखा रहे हैं आपको हम। तो इसमें देखिए क्या है, जो रेपो रेट है आपका 4% है, जो करंट रेट अभी चल रहा है, ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ रेट है 4.25, ठीक है। एमएसएफ देखिए ज़्यादा, और बैंक रेट देखिए क्या है 4.25 भी है। इसका मतलब क्या है, बैंक रेट जो 90 दिन से ज़्यादा के लिए दिया जाता हो, एमएसएफ रेट जो 1 डे के लिए दिया जाता हो, और रेपो रेट जो 90 डेज के लिए दिया जाता हो। 90 डेज इसलिए डाला गया है क्योंकि हर एक 2 मंथ में आता है, 2 मंथ कितना कर डे होता है, 90 डेज का होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। रेपो रेट 90 डेज का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो गया होगा,
ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा सारा मॉनेटरी पॉलिसी। देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना इंपॉर्टेंट कमेंट जरूर दीजिए, ताकि हमको और अच्छा समझ में आएगी क्या करना है फर्दर, ठीक है, आप लोग के लिए। और देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।